कई लोगों का प्रश्न है कि हम प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, हम वहां पे क्या क्या चीजें चेक करें, और खासकर उत्तर प्रदेश से हैं तो क्या क्या चीजें चेक करें। देखिए, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि आप ये कैसे पता करें कि ये कॉलोनी वैध है या अवैध है। तो उसका फिर से मैं कहूंगा एक ही शब्द में कि अगर कॉलोनी का लेआउट अप्रूव्ड है, लेआउट पास है, तो ही कॉलोनी वैध है, अन्यथा कॉलोनी अवैध है। और उसके मैंने नुकसान भी बताए थे, फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर के नाम पूरी कॉलोनी की सड़कें रहती है और उसके सह खातेदारक भविष्य में 4-5 साल बाद विवाद करेंगे। कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत की जमीन निकलेगी, कहीं ग्राम सभा की जमीन निकलेगी, कहीं सीमांकन हुआ तो दूसरे में आपका प्लॉट चला जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसी तमाम समस्या होंगी अगर मान लीजिए आपने बिना लेआउट पास कॉलोनी में प्लॉट खरीदा है। अब कई लोग कहेंगे ये तो बाहर होता है, नहीं बाहर नहीं होता है। जब आप फंसेंगे तब आपको याद आएगा, ठीक है ना, कि हमने क्या कहा था। ठीक है, इसलिए कॉलोनी का लेआउट पास होना जरूरी है। अब देखिए, अधिकतर मान लीजिए ऐसे जिले हैं, मान लीजिए मैं मैनपुरी से हूं, तो अधिकतर ग्रामों में जो है कॉलोनियां कट रही हैं। ठीक है, तो उसमें भी अगर ग्राम में कोई कॉलोनी कट रही है तो उसका भी लेआउट जो है वो जिला पंचायत से अप्रूव्ड हो सकता है या संबंधित लोकल अथॉरिटी जो है वहां से पास होगा। वहां जब लेआउट पास हो जाता है तो उनके यहां भी नक्शा होता है कि कहां से रोड गई, क्या है, सब कुछ, और एनओसी भी निकलनी पड़ती है कि भाई इस पर कोई लोन या ग्राम सभा की जमीन नहीं। तो इसलिए वो जमीन जिसका लेआउट पास है वो सिक्योर रहती है। मात्र 143(80) से काम नहीं चलेगा। सेकंड चीज ये हमने बता दिया कि आप लेआउट चेक करें। सेकंड है कि भाई मैं प्लॉट खरीदने जा रहा हूं, क्या चेक करें। मान लीजिए आप लेआउट चेक नहीं करते क्योंकि 99% कॉलोनियां अवैध है, ठीक है ना। अब प्रशासन तो संज्ञान लेना नहीं है क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस वाले पूरा सरकार आपसे स्टाम्प शुल्क ले लेती है, कोर्ट फीस ले लेती है और बाद में कह देती है आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये गलत है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, प्रॉपर्टी डीलर लूट रहे हैं जिस तरीके से, उन पे उसी प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए, उसी प्रकार से जो अपराधियों पे होती है। देखिए, जब भी आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो सबसे फर्स्ट क्या चेक करें साथियों, उसकी खतौनी चेक करें। उसकी खतौनी भी चेक करें कि उसका दाखिल खारिज है कि नहीं, फर्स्ट। सेकंड, आप ये चेक करें कि उसने किस व्यक्ति से जमीन खरीदी थी। ठीक है, ये भी चेक करें। उसमें कितने सह खातेदारक हैं। सह खातेदारक कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं करेगा। जितने भी सह खातेदारक हैं उनका अपना अपना कब्जा है उस पर कि नहीं। कई बार ऐसा होता है 4 सह खातेदारक हैं, एक का कब्जा ही नहीं है। जब आप खरीद लेते हो तो दूसरा उस पर कहता है कि हम भी कब्जा लेंगे, तब वो विवाद करता है। ठीक है ना। तो आप ये चेक करें उसका दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, उसने किससे खरीदी थी, ये चेक करें। दाखिल खारिज के साथ साथ खतौनी पर हुए सभी समस्त आदेश चेक करें कि खतौनी में क्या क्या कोर्ट से ऑर्डर हुए। और आरसीएमएस पे आप ये भी चेक करें कि धारा 116, 98, 104, 105 तमाम ऐसी कार्रवाइयां हैं, वो तो कोई केस तो नहीं चल रहा। अब आपने खतौनी देख ली, आपने देख लिया संक्रमणी भू दर है, खातेदार का वर्ग क्या है, कितने शेयर होल्डर्स हैं, इसका रकबा कितना है, इस पर कोई भी आदेश नहीं है, तो यानी कि खतौनी सही है। लेकिन फिर भी अभी प्लॉट गड़बड़ हो सकता है क्योंकि अधिकतर कॉलोनाइजर क्या करते हैं कि उन्होंने जमीन खरीदी 800 वर्ग मीटर, मान लीजिए 1000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी है, ठीक है, और उन्होंने 100 वर्ग मीटर के 10 प्लॉट काट दिए, 1000 बेच दिया, 1000 खरीदी थी, 1000 बेच दिया। अब ये बताइए वो सड़कें कहां से लाया। वो कॉलोनी अवैध हुई क्योंकि उसने जरूर 1 बीघा जमीन खरीदी, उसने 1000 वर्ग मीटर खरीदी, लेकिन कब्जा उसने कर लिया 1200-1300 वर्ग मीटर जमीन पे और सबको बेच के चला गया। ठीक है, यानी कि अंश से अधिक रजिस्ट्री। भाई इसने कितना शेयर खरीदा था और कितना बेच दिया, कितना बाकी, सड़कों में कितना गया, सब कुछ आपको देखना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आपको चेक करना है कि जो प्लॉट नंबर आपको दिया गया है, हालांकि जो लेआउट पास नहीं है उसका तो प्लॉट नंबर का कोई सवाल ही नहीं होता है, तो कम से कम इतना देखें कि जो प्लॉट आपको दिया जा रहा है, जो चौहद्दी वगैरह दिखाई जा रही है, वो सेम प्लॉट किसी दूसरे को सेल नहीं हो गया, यानी कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं हो गया। आपने ये 3 चीजें देख ली। चौथा आप देख सकते हैं कि उसका 14380 हुआ है कि नहीं, लैंड कन्वर्जन मान लीजिए आवासी हुआ है कि नहीं, आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो आपने इतनी सारी चीजें चेक कर ली, उसके बाद भी प्लॉट नहीं सही है। आप कहोगे ऐसा क्या, कई लोग रजिस्ट्रियां लेके घूम रहे हैं, कब्जा नहीं मिल रहा है। ये कानून जिसे कहते हैं अंधा कानून और प्रशासन की लापरवाही है। भाई एक व्यक्ति ने 10 लाख उसे प्रॉपर्टी डीलर को दिया, 2 लाख रजिस्ट्री ऑफिस में दे दिया, बेचारे को फिर भी कब्जा नहीं मिल रहा। क्यों? कई बार जमीन मौके पर कम होती है, दूसरी बार कई बार मौके पर विवाद होता है, उसका पोजीशन ही नहीं होता है। तो इसलिए ये चीजें चेक करने के बाद आप वास्तविक कब्जे की स्थिति भी चेक करें कि भाई वहां पे इसका पोजीशन यानी कि कब्जा है भी कि नहीं है, वहां पे कोई विवाद तो नहीं है, ये चीजें चेक करें। और एक सबसे जरूरी चीज, ये सारी चीजें आपने चेक कर ली, इसके बाद एक चीज आपको और चेक करना है भाई कि अगर किसी खसरा को उसने दिखाया आपको 96 में हमने रजिस्ट्री करवाई है,
तो आप ये भी चेक करें कि भाई ये हमें पोजीशन 96 में ही दे रहा है। कई बार हमारे पास फोन कॉल्स आते कि सर हमने जो है 96 में रजिस्ट्री कराई थी 5 साल पहले, आज 97 वाला जो मतलब पड़ोसी खातेदार है वो उसने सीमांकन कराया, उसने कहा आधा प्लॉट तो हमारे में आ रहा है। तो इसलिए आप ये चेक करें कि भाई ये जो हमें 96 में रजिस्ट्री कराई है, हमारा कब्जा 96 में ही है, ठीक है, क्योंकि जमीन पे नंबर थोड़ी नहीं पड़ा होता है कि ये 96 की बाउंड्री है, और बाउंड्री को आप कैसे मानेंगे। इसलिए नक्शा चेक करें कि हम उसी खसरे में हैं जिसमें हमने रजिस्ट्री करवाई। ये सारी चीजें चेक करने के बाद आप अपना डीड तैयार करवाएं, यानी कि सेल डीड। और सेल डीड वकील के भरोसे ज्यादा मत रहे, आप उसमें देखें कि हमारा खसरा नंबर क्या है, हम कितना पैसा पे कर रहे हैं, उसमें चेक सही दिखाया गया है कि नहीं, उसमें विक्रेता का नाम सही है कि नहीं, क्रेता का नाम सही है कि नहीं, और उसमें एक शपथ पत्र लगवाएं कि अगर इस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरीके का विवाद हुआ, भार हुआ, कोई भी दिक्कत हुई, तो ये समस्त जिम्मेदारी विक्रेता की होगी, और विक्रेता जो है हमारे पूरे पैसे विद ब्याज के और विद जो रजिस्ट्री में खर्चा हुआ वो समेत वापस करेगा। ये शपथ पत्र लगवाएं। और एक चीज और साथियों, ये सब चीजें बता चुका हूं, अब आप कहोगे इतना कुछ देखना पड़ता है, भाई इतना ही देखना पड़ता है। आजकल सबसे ज्यादा अगर पेंडिंग है तो वो प्रॉपर्टी संबंधी विवाद है, और हमारा सिर्फ व्यू पाने का मकसद नहीं है, हमारा है कि लोगों को जागरूक करना, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी डीलर जो है वो लोगों से पैसा खा रहे हैं, और अपने कहीं कोल्ड स्टोर खुलवा रहे हैं, कहीं पेट्रोल पंप चलवा रहे हैं, और बेचारे जो किसान हैं या हम जैसे लोग हैं एक एक तिनका जोड़ के पैसे इकट्ठा करते हैं और वो फर्जी प्लॉट बेच के चले जा रहे हैं। तो आपको ये भी चेक करना है, एक चीज मैं भूल गया था इसमें, कि SC ST कैंडिडेट्स की जमीन तो नहीं है। अगर वो SC ST कैंडिडेट की जमीन है साथियों, तो बिना 98 के परमिशन के आप मत खरीदिएगा। अब कई लोग कहेंगे कि आप तो कुछ भी बोल रहे हैं, हमारे वकील साहब ने कह दिया प्लॉट लिखा रहे हैं। आप अपने वकील साहब से ये पूछना कि प्लॉट खरीद सकते ये किस कानून में लिखा है। अब कई लोग कहेंगे कि आप ये बता दो कि प्लॉट नहीं खरीद सकते ये किस कानून में लिखा है। ये लिखा है सेक्शन 98 में। सेक्शन 98 में स्पष्ट लिखा है कोई भी SC व्यक्ति, और 99 में ST के लिए लिखा है कि कोई भी SC व्यक्ति बिना कलेक्टर की परमिशन के किसी भी अन्य मतलब अन्य गैर SC को कोई भी बंधक, पट्टा, दान, मतलब अंतरण कह सकते हैं, मतलब कोई भी विक्रय नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसके लिए तैयार है UPRC की धारा 104 और 105 की जमीन राज्य सरकार में निहित होगी, ठीक है। लेकिन जो हो रहा है वो हो रहा है, आप लोगों को कोई सही कानून की जानकारी देने वाला नहीं है, ठीक है। और रजिस्ट्री ऑफिस में उन्हें रजिस्ट्री करने से मतलब है, बस। ये सबसे बड़ा गलती है भाई। मैं आजकल आपने देखा होगा, आजकल हो क्या रहा है कि भाई मतलब पहले कॉलोनाइजर ने कॉलोनियां काट दी, फिर विकास प्राधिकरण आया, उसने पूरी कॉलोनियां, बिल्डोजर जो भी है निर्माण, वो ध्वस्त कर दिए। वही विकास प्राधिकरण, वही सरकार, वही प्रशासन तब कहां गया था जब ये कॉलोनियां कट रही थी और धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां हो रही थी और सरकार को स्टाम्प शुल्क जा रहा था, कोर्ट फीस जा रहा था, तब ये प्रशासन कहां गया था। भाई प्रॉपर्टी डीलर ने ले लिए करोड़ों रुपए, सरकार ने भी स्टाम्प शुल्क और कोर्ट फीस के नाम पे ले लिए लाखों रुपए। उसके बाद आप आम आदमियों के प्लॉट पर, मकान पर बुलडोजर चला रहे हो। भाई ये गलती किसकी है? प्रशासन की। सबसे बड़ी गलती प्रशासन की है। ऐसे प्रॉपर्टी डीलरों की संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उन्हें सीधा जेल में डालना चाहिए।